हेलो एवरीवन, दिस साइड सृष्टि त्यागी। वेलकम बैक टू सृष्टि साइंस क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले 9th क्लास में फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है मोशन। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पर पहली स्लाइड दिख रही होगी मोशन के बारे में। तो एक्चुअल में मोशन है क्या, उसको पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मोशन है क्या। आपको नॉर्मली पता है कि कोई चीज चल रही है तो वो मोशन में है, तो हमने उसको ये क्यों डिफाइन किया कि वो चल रही है तभी वो मोशन में है। कोई फिक्स डेफिनेशन रही होगी मोशन की जिसके बेस पर हमने चीजों को पहचानना शुरू करा कि ये मोशन में है या नहीं। तो देखिए डेफिनेशन आपको स्क्रीन पर दिखेगी यहाँ पर। चेंज इन पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, उसकी सराउंडिंग्स के रेस्पेक्ट में, तो वो मोशन है। जैसे एग्जांपल है इसका, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। बर्ड्स फ्लाई करती हैं स्काई में। आप यहाँ पर देखोगे, सपोज करो कि आप बर्ड्स को आप अपने घर की छत पे से देख रहे थे, वो फ्लाई कर रही थी, तब उसकी सराउंडिंग क्या थी? सराउंडिंग में आसपास आपके घर का एरिया था, स्काई था पूरा। लेकिन वो फ्लाई करते करते थोड़ा दूर चली गई तो उसका वो एरिया चेंज हो गया, सराउंडिंग चेंज हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बर्ड्स की पोजीशन चेंज हुई विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, तो वो किस में है? मोशन में। सिमिलरली यहाँ पर दूसरा एग्जांपल आ जाता है फिश का, कि फिश स्विम करती है पानी में, वाटर में स्विम करती है। तो इसका मतलब क्या है कि वो अपनी सराउंडिंग्स के रेस्पेक्ट में मोशन कर रही है, पोजीशन चेंज कर रही है, एक प्लेस से चल के दूसरे प्लेस तक जा रही है। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। तो ये सभी एग्जांपल्स आ जाते हैं मोशन के। क्लियर हुई है बेसिक सी डेफिनेशन और एग्जांपल मोशन के बारे में। अगर मैं सपोज यहाँ बैठी हूँ, अभी मैं फिक्स्ड हूँ अपनी पोजीशन पे, रेस्ट में हूँ, ठीक है। जैसे कोई चीज मूवमेंट में हो रही है तो हम उसको मोशन बोलेंगे। लेकिन कोई रेस्ट में फिक्स्ड है अपनी जगह पे, तो उसको बोलेंगे रेस्ट में। किसमें बोलेंगे? रेस्ट में, कि वो रेस्ट कर रहा है आराम से, उसे कोई टेंशन नहीं है, वो अपनी जगह पर है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, ये चीज आप समझिए, ये इंपॉर्टेंट है समझनी, कि हम ना एक पर्टिकुलर जगह को रेफरेंस पॉइंट बना लेते हैं। रेफरेंस मतलब कि जहां से हम पता लगा सकेंगे मोशन हुआ भी है या नहीं हुआ। सपोज कुछ भी, आप इसका एग्जांपल ले सकते हो कि आप एक रोड पर खड़े हो, वहां पर एक ट्री लगा हुआ है, आपने उस ट्री को कंसिडर कर लिया रेफरेंस पॉइंट। अब आप वहां से देखोगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से कुछ दूरी तक जाता है तो अपने रेफरेंस पॉइंट से वो कुछ दूर चला गया तो उसमें मोशन हुआ है, अदरवाइज मोशन नहीं हुआ। अगर वो उसी ट्री के पास खड़ा है तो इसका मतलब वो रेस्ट में। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट, कोई पर्सन वहां से चलकर दूर चला जाता है और उस ट्री के बीच में और उस पर्सन के बीच में डिस्टेंस चेंज हो जाता है, इट मीन्स कि उसमें मोशन हो रहा है। रेफरेंस पॉइंट समझ आया? तो देखिए स्क्रीन पे क्या डेफिनेशन लिखी हुई है। टू डिस्क्राइब द मोशन वी नीड टू सेट अ रेफरेंस पॉइंट। मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत है कि हम एक रेफरेंस पॉइंट सेट करें। क्लियर हुआ? इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, मोशन के बारे में बाकी सब चीजें देखते हैं। ये आपकी जो पहली क्लास है, ये इंट्रोडक्शन क्लास है मोशन की। अगर आपने इसे देख लिया तो क्लास 11th में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आगे करने में, क्योंकि क्लास 11th में मोशन से रिलेटेड काफी कुछ है फिजिक्स में पढ़ने के लिए। और इवन 9th में भी आपको बाकी की चीजें बिल्कुल स्मूथली समझ आएंगी अगर आपने ये क्लास अच्छे से देखी। तो इसको बिना वीडियो को पॉज करे ध्यान से देखना और समझना, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पर आ जाता है हमारा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले बिल्कुल सिंपल चीज पढ़ेंगे, दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब कि कोई चीज मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, बिल्कुल सीधे जा रही है, तो उसके बारे में कुछ चीजें देखेंगे। यहाँ पे ये देखिए एग्जाम्पल है, यहाँ पर आपका एक पॉइंट ओ है, ठीक है। ये आपके कुछ डिस्टेंस दे रखा है कुछ किलोमीटर्स में, 5 किलोमीटर का गैप है हर किसी के बीच में। पॉइंट ओ है 0 किलोमीटर पे, कि जहां से कोई चीज स्टार्ट होगी तो वहां पर पॉइंट ओ हमने कंसिडर किया है। आफ्टर दैट देर इज पॉइंट सी एट 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर पे पॉइंट सी है। देन इट इज पॉइंट बी ऑन 35 किलोमीटर एंड पॉइंट ए ऑन 60 किलोमीटर। पॉइंट समझ में आ गए? हमने डिफरेंट किलोमीटर्स पे कुछ पॉइंट्स को लोकेट किया है। अब कोई ऑब्जेक्ट है जो कि ओ से ए तक जा रहा है। ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम ओ टू ए, इट मीन्स फ्रॉम 0 to 60। तो अगर हम वहां पर डिस्टेंस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? बट पहले पूरी कंडीशन सुनिए। ऑब्जेक्ट इज गोइंग फ्रॉम ओ टू ए, देन अगेन ऑब्जेक्ट रिटर्न्स फ्रॉम ए टू सी। वापस आ रहा है ऑब्जेक्ट घूमकर ए से सी तक, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस जो होता है हमारा वो टोटल पाथ लेंथ होती है। टोटल पाथ लेंथ मतलब कि ऑब्जेक्ट कैसे भी जाए, आधा तिरछा कैसे भी जाए, हमें हर एक चीज कवर करनी है वो जहां से गया है।
तो सबसे पहले O से A तक गया तो वो डिस्टेंस कितना था, 60 किलोमीटर था। उसके बाद ही A से जब C तक आ रहा है तो उसके बीच में कितने किलोमीटर हैं, ये देख लीजिए। 60 और 25 का गैप आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 35 किलोमीटर। 5 किलोमीटर का गैप है। तो A से C तक के किलोमीटर्स एंड O से A तक के किलोमीटर्स दोनों को ही हम ऐड कर देंगे टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए, तो आपका आएगा 95 किलोमीटर। क्लियर हुआ डिस्टेंस कैसे निकाला। अब वहीं पर दूसरी चीज आ जाती है डिस्प्लेसमेंट। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है। ये मैं अभी आपको बताऊंगी कि दोनों हैं तो सेम चीज, बस थोड़ी सी एक दूसरे से अलग है। तो वही पॉइंट उनका डिफरेंशिएशन का पॉइंट बनता है दोनों के बीच में। अब यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट अगर मैं निकालूं O से A के बीच का, ठीक है, सबसे पहली चीज ये ध्यान रखनी है आपको कि डिस्टेंस जो है वो टोटल पाथ लेंथ है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कंसीडर किया जाता है। उसमें हमें कोई मतलब नहीं कि ऑब्जेक्ट कैसे गया, हमें सिर्फ ये देखना है शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है ऑब्जेक्ट का जाने का, वो कम दूरी तक कैसे जा सकता है। तो उसमें सिर्फ हम फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन को कंसीडर करते हैं। यहाँ पर फाइनल पोजीशन क्या थी, 60 थी, क्योंकि अभी वो वापस आ रहा है, वो चीज मैंने कंसीडर नहीं की है, सिर्फ O से A तक जा रहा है। तो फाइनल पोजीशन पहुंचा कहाँ तक, लास्ट में A तक पहुंचा। वहां पर डिस्टेंस कितना था, 60 किलोमीटर, तो फाइनल हो गया 60, माइनस कर देंगे इनिशियल पोजीशन का डिस्टेंस जो था 0, तो 60 माइनस 0 इक्वल्स टू 60, तो ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम O टू A। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्रॉम A टू C, अगर मैं A से C तक की डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, अब जब वो वापस आ रहा था उसके बीच का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो इनिशियल पोजीशन इज 60 एंड फाइनल पोजीशन इज 25। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, 25 में से माइनस कर दूंगी 60 को, क्योंकि फाइनल पोजीशन है आपकी 25 और ये है इनिशियल पोजीशन 60, तो फाइनल माइनस इनिशियल हम कर देंगे और डिस्प्लेसमेंट आपका आएगा माइनस में। क्लियर हुआ ये आपको। ठीक है, इसी के साथ आगे देखते हैं। यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे कुछ क्वांटिटीज के बारे में, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। अब फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी वो सारी चीजें हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं और फिजिक्स के अंदर हम उन्हें पढ़ते हैं। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ पर 2 टाइप की हैं, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है विच हैव ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, जिनके पास सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, डायरेक्शन नहीं होती, जैसे कि डिस्टेंस। पहले से इतना समझिए, फिर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगी। वेक्टर क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चीजें होती हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाट इज मैग्नीट्यूड ओवर हियर। तो फर्स्ट में डेफिनेशन देखिए आप, फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव न्यूमेरिकल वैल्यू ओनली, तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना उसकी, उसी को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं उसी को हम, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब किसी भी चीज को आप फाइंड कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, तो उसका जो एग्जैक्ट आंसर आता है नंबर्स की टर्म में, तो उसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। लेकिन वही चीज अगर डायरेक्शन के साथ हो, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू तो है ही, इट मींस मैग्नीट्यूड इज देयर, बट डायरेक्शन भी है कि किस डायरेक्शन में वो चीज मूव कर रही है, तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर हुआ दोनों के बीच में बेसिक सा डिफरेंस। अब यहाँ पर स्केलर और वेक्टर के बेस पे हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंशिएट करा है। ये देखिए, डिस्टेंस होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी, मतलब डिस्टेंस में कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी, डिस्टेंस विल हैव ओनली द मैग्नीट्यूड दैट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस तभी जीरो हो सकता है अगर कोई ऑब्जेक्ट चले ही ना, और अगर वो चलेगा ही नहीं तो हम डिस्टेंस निकालेंगे ही क्यों। ओके, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे जीरो हो सकता है वो देखो, यहाँ पर जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट तब होगा अगर ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, अगर ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। और जीरो कब होगा, सपोज ये देखो यहाँ पर एक सर्कल है, ठीक है, अब कोई यहाँ पर पॉइंट मैं ए ऐड कर लेती हूँ। अब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चल रहा है पॉइंट ए से, इस सर्कल का पूरा उसको राउंड लगाना है। सपोज करो कि सर्कुलर पार्क है और वो वापस रिटर्न होके वापस उसी पॉइंट पे आ जाता है ए पर। तो अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट 2 चीजों पे डिपेंड करता है, फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट। तो फाइनल भी वही था, इनिशियल भी वही था, घूम कर वहीं आ गया, तो उसको हम उस केस में डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे मैं बात करूंगी डिस्टेंस की, तो भाई चला तो है ना, उसने अपने पैरों से कुछ दूरी तो कवर की है, तो वहां पे डिस्टेंस उसका हो जाएगा 2 पाई आर। क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या होता है,
2πr होती है एरिया सरकमफेरेंस सर्कल की, ठीक है। तो उस केस में, डिस्टेंस के केस में हम इसकी निकाल लेंगे 2πr और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा 0। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यहाँ पर 0 और डिस्टेंस हो जाएगा 2πr। क्लियर हुई है बेसिक चीज। आगे देखते हैं। डिस्टेंस तो 0 कभी हो ही नहीं सकता, ना नेगेटिव हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। 0 कैसे होगा वो मैंने आपको समझा दिया है। डिस्टेंस इज द कंप्लीट पाथ लेंथ, पूरे पाथ को कवर करने वाली लेंथ जो है दैट इज द डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, अभी हमने डिस्कस किया था। और ये डिफरेंस है फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का। अब देखो यहाँ पर ना आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम दिख रहा होगा। उस डायग्राम में देखो ए से बी तक 2 पॉइंट है, इनिशियल इज ए एंड फाइनल इज बी। कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, ऐसे मूव करते हुए, पहले यहाँ गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा और दूर चला ऊपर कहीं, फिर वापस आया, तो ये तो पूरे पाथ लेंथ को कवर करेगा, तो वो हो जाएगा डिस्टेंस उसका। लेकिन अगर हमें डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है तो डिस्प्लेसमेंट तो बिल्कुल सीधा होता है, शॉर्टेस्ट पाथ, तो वो सीधा सीधा ए से बी तक की दूरी हो जाएगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। दोनों में अच्छे से डिफरेंस क्लियर हुआ। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हमने डिफरेंस देख लिया। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये जूनियर क्लासेस में भी होता है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बट यहाँ पर आपको अच्छे से इसे क्लियर करना है। देखो डेफिनेशन तो आप सबको पता होगी, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। सिमिलरली अगर मैं बात करूं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो ये थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या आ जाता है, अनइक्वल डिस्टेंस है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उस टाइप के मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं। अब यहाँ पर 2 एग्जांपल देखो। ये जो ब्लू साइकिल वाला है, ब्लू साइकिलिस्ट है, और एक तरफ है आपका रेड साइकिलिस्ट, ठीक है। ब्लू वाले को हम कंसिडर करते हैं यूनिफॉर्म। क्या कंसिडर करते हैं इसे हम, यूनिफॉर्म। और रेड वाले को हम कंसिडर करते हैं नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। कैसे होगा ये वो मैं आपको समझाऊंगी यहाँ पर अभी। ये देखो, ये जो ब्लू वाला है, सपोज करो कि ये इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, यूनिफॉर्म है, इट मीन्स ये इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इट मीन्स अगर मैं फर्स्ट आर में देखूँ कि पहले आर में कितनी दूर तक चलता है, या फिर आर भी ज़्यादा हो जाएगा, हम इसको मिनट्स में देखते हैं, ठीक है। सपोज करो कि ये 5 मिनट्स में 5 मिनट्स कुछ कम रहेगा, इसको हम देखते हैं 30 मिनट्स में। स्टार्टिंग के 30 मिनट्स में ये चलता है 2 किलोमीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 30 मिनट। 30 मिनट में 2 किलोमीटर चलता है। अभी अगर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन क्या था कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो अगले 30 मिनट में भी वो 2 किलोमीटर ही चलना चाहिए। तो अगर मैं 60 मिनट में देखूं, 60 मिनट में देखूं तो वो 4 किलोमीटर कवर करेगा। और अगर मैं इसको 90 मिनट्स में देखूं तो ये कवर करेगा 8 किलोमीटर। तो यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करेंगे कि डिस्टेंस भी 2 किलोमीटर से इंक्रीज हो रहा है और टाइम भी 30 मिनट से इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स देयर इज इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल किसका, यूनिफॉर्म मोशन का। अब यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो उसमें 2 किलोमीटर तो चल रहा था 30 मिनट में, लेकिन मैंने अगले 60 मिनट बाद देखा तो उसके किलोमीटर हो गए 5। इट मीन्स कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि उसके किलोमीटर 2 किलोमीटर के रेट से बढ़ने चाहिए थे, लेकिन वो 5 हो गए। इट मीन्स कि 3 किलोमीटर बढ़ गए अगले 30 मिनट में। इसका मतलब क्या कि वो मोशन यूनिफॉर्म नहीं है। हो सकता है कि कुछ टाइम बाद साइकिलिस्ट ने अपनी स्पीड इंक्रीज कर दी हो तो उसके 5 किलोमीटर कवर हो पाए अगले 30 मिनट में। मतलब 60 मिनट बाद, जब 1 घंटे बाद हमने उसको देखा तो वो 5 किलोमीटर कवर कर चुका था। सिमिलरली 90 मिनट्स में अगर मैं देखूं तो उसको 8 करने चाहिए थे, बट वो 9 किलोमीटर कवर कर चुका था। तो ये मोशन कैसा हो गया, हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म हमने पढ़ लिया। इसके बाद आती है आपकी स्पीड। हमने कैसे पता लगाया था कि वो मोशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, उसकी स्पीड को देख के तो पता लगाया कि अगले 2 किलोमीटर बाद नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जब अगले 30 मिनट्स हो गए थे तो 2 किलोमीटर बढ़ने की जगह उसके कितने किलोमीटर बढ़ गए थे, 3 किलोमीटर बढ़ गए थे। इट मीन्स कि उसने अपनी साइकिलिस्ट ने स्पीड तेज कर ली होगी। तो स्पीड एक्चुअल में है क्या, स्पीड है आपका रेट ऑफ मोशन, कि मोशन किस रेट से चल रहा है। रेट का मतलब जहां भी आता है ना उसको हमेशा रिलेट करना टाइम से, कि कितने टाइम में कितना मोशन हो रहा है, दैट इज नोन एज द स्पीड। सिंपल,
क्लियर हुआ? ठीक है, तो एक कांस्टेंट मोशन के लिए हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं। स्पीड तो तभी निकल सकती है ना अगर मोशन कांस्टेंट रहे, अदरवाइज स्पीड अलग अलग आएगी। पहले शुरुआत के टाइम पीरियड के लिए स्पीड अलग थी, बाद में स्पीड अलग थी। तो कांस्टेंट स्पीड कब निकल सकती है? अगर मोशन भी कांस्टेंट रहे। यहाँ पर देखो डेफिनेशन लिखिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। अगर कोई भी यूनिट टाइम कंसिडर आप कर लो, अगर कोई ज्यादा दूरी का डिस्टेंस है तो आप आवर्स में टाइम कंसिडर कर सकते हैं, अदरवाइज आप मिनट्स में, सेकंड में टाइम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं सेकंड का एग्जांपल लूं तो पर सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस चल रहा है, दैट इज नोन एज द स्पीड ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब जो स्पीड है वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी याद करो क्या था? स्केलर क्वांटिटी मतलब जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, देयर इज नो डायरेक्शन। ओके, इसकी जो एसआई यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड। ये तो ऐसा यूनिट हो गई। इसके अलावा हम इसको और भी यूनिट्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, अदर यूनिट्स हैं इसकी, सेंटीमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर। क्लियर? अगर मोशन जो है ऑब्जेक्ट का वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब कि शुरुआत के 30 मिनट में कुछ और स्पीड थी, अगले 30 मिनट में कुछ और हो गई, फिर अगले में कुछ और हो गई, बट हमें तो एक ही वैल्यू चाहिए स्पीड की। तो हम क्या करेंगे? तो हम सबका एवरेज निकालेंगे कि एवरेज स्पीड क्या है। और एवरेज स्पीड जो है वो उस टाइम पे होती है जब मोशन कांस्टेंट नहीं होता। क्लियर? फॉर्मूला क्या है एवरेज स्पीड का? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सारे डिस्टेंस को प्लस कर लो कि शुरुआत में 2 था, फिर अगला टाइम पे जो डिस्टेंस हुआ, देन आगे जो डिस्टेंस हुआ। ठीक है, और उसमें टाइम भी टोटल प्लस कर लो कि टोटल टाइम कितना लगा, शुरुआत के डिस्टेंस में टाइम, आगे के डिस्टेंस का टाइम, सबको ऐड कर दो, T1 + T2 + T3 इस तरीके से, और उन्हें डिवाइड कर दो, तो आपकी एवरेज स्पीड निकल जाएगी। स्पीड और एवरेज स्पीड के बीच में डिफरेंस क्लियर हुआ? अब आती है आपकी वेलोसिटी। जैसे हमने पढ़ा था डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ठीक है दोनों एक ही चीज, लेंथ को ही मेजर कर रहे हैं, लेकिन क्वांटिटी अलग है, डायरेक्शन आ जाती है डिस्प्लेसमेंट में। उसी तरीके से स्पीड है बात एक ही, वेलोसिटी से मिलती जुलती है, लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन आ जाती है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती। इट मीन्स वेलोसिटी हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और ये यूनिफॉर्म भी हो सकती है, कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल। वेरिएबल कब होगी? जब हम किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कर देंगे और या उसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे। ठीक है, स्पीड में तो, वेलोसिटी में तो डायरेक्शन कंसीडर की जाती है। इट मीन्स ये कैसी क्वांटिटी हो गई? ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई वेलोसिटी। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर दूंगी तो वेलोसिटी की भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। इट मीन्स वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट ना रह के वेरिएबल हो जाएगी। इस तरीके से हमने एवरेज स्पीड निकाली थी, उसी तरीके से हम एवरेज वेलोसिटी भी निकालेंगे। अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तभी हमें जरूरत है एवरेज वेलोसिटी निकालने की, अदरवाइज नहीं है। और इसका फॉर्मूला क्या होगा वो यहाँ पर आप देख लीजिए। वेलोसिटी ना 2 तरीके की हो सकती है, इनिशियल और फाइनल। इनिशियल मतलब शुरुआत की, कि जब ऑब्जेक्ट चल रहा था तो वो कितनी वेलोसिटी से चल रहा था, वो होगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यू से। क्लियर? और जो है आपकी फाइनल वेलोसिटी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वी से, स्मॉल वी से और स्मॉल यू से। ठीक, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटीज को प्लस करो और डिवाइड कर दो 2 से। क्लियर? बहुत ही सिंपल है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी। अब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते थे? u से, और फाइनल को v से। इट मींस u + v/2 इक्वल्स टू द एवरेज वेलोसिटी। ये फॉर्मूला हो गया। अब जैसा मैंने बताया था कि स्पीड जैसी ही तो है, बस डिफरेंस ये है, ये वेक्टर है, स्पीड स्केलर थी, तो इसकी ऐसा यूनिट भी वही होगी जो स्पीड की थी, मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अब आता है हमारा एक्सेलरेशन। क्या क्या चीजें हमने पढ़ी? डिस्टेंस हमने पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट उसकी वेक्टर क्वांटिटी हमने पढ़ ली, स्पीड हमने पढ़ी, स्पीड की वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी हमने पढ़ ली। अब आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है? मोशन अगर चेंज हो रहा है तो हमने पढ़ा क्या? वेलोसिटी या स्पीड। लेकिन अगर वेलोसिटी भी चेंज हो जाए एक पर्टिकुलर रेट से, रेट मतलब मैंने क्या बोला था, रेट को किससे रिलेट करना है? टाइम से। कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है? लिसन इट अगेन, कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तब हम निकालते हैं एक्सेलरेशन। ठीक, तो एक्सेलरेशन हमेशा तब निकालते हैं जब मोशन यूनिफॉर्म नहीं है। अगर मोशन यूनिफॉर्म होगा तब तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी ना, वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी। और जब चेंज ही नहीं होगी तो हम कैसे निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन? तो ये हमेशा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए निकलता है। इसको हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से नहीं करते, क्योंकि फिजिक्स में अलग अलग क्वांटिटी को हम अलग अलग लेटर से डिनोट करते हैं। एक का कैपिटल कुछ और डिनोट करता है और उसी का स्मॉल कुछ और डिनोट करता है। ठीक, तो इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या है?
हमारे पास दो टाइप की वेलोसिटी थी, इनिशियल एंड फाइनल। तो फाइनल वाली में और इनिशियल वाली में जो डिफरेंस है दैट इज द चेंज इन वेलोसिटी। इट मींस फाइनल माइनस इनिशियल, v माइनस यू अपॉन टी। ए का फॉर्मूला आपका आ गया v माइनस यू बाय टी। एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। पॉजिटिव तब होगा अगर ऑब्जेक्ट और स्पीड की डायरेक्शन सेम है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में आता है अगर एक्सेलरेशन, देन इट विल बी द पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और नेगेटिव कब होगा, अगर वो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, देन इट विल बी नेगेटिव। पॉजिटिव इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड नेगेटिव इन अपोजिट डायरेक्शन टू वेलोसिटी, यही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमने कुछ बेसिक से फॉर्मूले देखे थे, वो आपको क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर अभी एक फॉर्मूला है a इक्वल्स टू वी माइनस यू बाय टी। अब इन्हीं सब फॉर्मूले का यूज करके हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड्स टू रिप्रेजेंट मोशन, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है और स्टूडेंट्स को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती है। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए एंड उसको जरूर देखिएगा, मिस मत करना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।